हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 28 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि 15 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रत्येक क्वेश्चन के डीप फैक्ट होंगे जिससे कि आपकी नॉलेज और भी इम्प्रूव होगी। जो भी वीडियो होगा वो आपके लिए सुपर टेट, लेखपाल, यूपीपीसीएस, जिस भी आप एग्जाम में बैठेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा माड़ी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 27 से 28 अप्रैल को कहां पर किया गया है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया है। तो वी ऑप्शन सही होगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। इस सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने की थी। इसकी थीम समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान दर्शक से अभ्यास तक रखी गई है। तो इसकी जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। इसमें 30 से अधिक देशों के बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने भाग लिया है। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और भारत को बुद्ध की भूमि के रूप में स्थापित करने और सॉफ्ट पावर बनाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 27 अप्रैल 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल खानाबदोश वीज़ा लॉन्च किया है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल खानाबदोश वीज़ा लॉन्च किया है, तो किस देश ने लॉन्च किया है इसको? तो जापान। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। यह वीज़ा उन लोगों के लिए है जो रिमोट वर्कर हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। इनके लिए आवेदन की न्यूनतम वार्षिक आय 10 मिलियन येन मतलब 55 लाख रुपए होनी चाहिए। इस वीज़ा की वैधता शुरुआती तौर पर 6 महीने के लिए रखी गई है। और जापान अपनी गिरती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए विदेशी पेशेवरों को आकर्षित कर रहा है। यह वीज़ा धारक अपने परिवार को भी साथ ले जाने के लिए पात्र होंगे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में चर्चा में रहा है प्रोजेक्ट आकाश किस सरकारी संस्था से संबंधित है? तो बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट आकाश किस सरकारी संस्था से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह DRDO से संबंधित है, तो वी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह अगली पीढ़ी की आकाश मिसाइल प्रणाली के व्यापक परीक्षण से संबंधित है। 27 अप्रैल को इसका सफल परीक्षण और ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। इसकी मारक क्षमता लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक है। यहाँ एक साथ कई लक्ष्यों को भेद भी सकती है। इसमें स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का भी उपयोग किया गया है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान और ड्रोन को भी नष्ट करने में आसानी भूमिका निभाएगी। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस प्रदान किया गया है? तो बात कर लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रॉकेटी द नवी इम्पैक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इस फिल्म का निर्देशन R माधवन ने किया था। तो निर्देशन पूछे तो R माधवन ने किया था और यह फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नवी नारायण के जीवन पर आधारित मानी जा रही है। फिल्म को विभिन्न भाषाओं में रिलीज किया गया था। R माधवन ने ही फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई हुई है। इस फिल्म को उनकी तकनीकी बारीकियों और सशक्त अभिनय के लिए भी सराहा गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में किसे चुना गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब को इसके लिए चुना गया है। तो कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यूनेस्को ने रियाद को उसकी साहित्यिक विरासत और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए चुना गया है। तो कुछ और बात कर लेते हैं, विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई है। रियाद अब साल भर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी करेगा। पिछले वर्ष 2025 में यह सम्मान स्टॉनबर्ग फ्रांस को मिला था। तो अगर 2025 में पूछे तो स्टॉनबर्ग फ्रांस को मिला था। इस बार यह रियाद सऊदी अरब को मिला हुआ है। तो इसका उद्देश्य पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
26 अप्रैल 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट है, किस पड़ोसी दिवस ने 26 अप्रैल को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तंजानिया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तंजानिया हर साल 26 अप्रैल को अपना यूनियन डे मनाता है। 1964 में इसी दिन तंगानिया और जांजीबार का विलय होकर तंजानिया गणराज्य बना था। वर्तमान में भारत और तंजानिया के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंध काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और इसके जो राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं इस वक्त हसन तंजानिया। तो बात कर लेते हैं कि तो इनका जो पूरा नाम है सामिया सुलह हसन तंजानिया। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय राज्य ने 27 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा मिशन 2.0 लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा मिशन 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो मेघालय। तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। बात कर लेते हैं कुछ और। इस मिशन का उद्देश्य राज्य के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना है। सरकार इस योजना के तहत सोलर पैनल पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है। यहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। मुख्यमंत्री कोनयार्ड संगमा ने इस मिशन को हरित ऊर्जा क्रांति का भी हिस्सा माना है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 27 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा लीजिएगा डबल और अपनी नोटबुक में इसको लिख भी लीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोपैटर्न्स सेफ्टी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम जलवायु परिवर्तन के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जोखिमों पर केंद्रित रही है। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह कार्य दिवस स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने के लिए भी जागरूकता फैलाता है। भारत में श्रम मंत्रालय द्वारा इस पर विभिन्न सुरक्षा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 28 अप्रैल 2026 को इसरो ने किस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी का नमूना वापस लाने की घोषणा की है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे मिट्टी के नमूना लाने की घोषणा की है इसरो ने? तो चंद्रयान 4 के जरिए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। चंद्रयान 4 इसरो का अगला मिशन है जिसे सैंपल रिटर्न मिशन कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 4 के लिए कौन सा मिशन रखा गया? सैंपल रिटर्न मिशन। यह मिशन जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाकर के उसकी रासायनिक जांच की जाएगी। यह मिशन चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावना को तलाशेगा और इसरो प्रमुख ने पुष्टि की है कि इसका प्रक्षेपण 2027 और 28 के बीच निर्धारित किया गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अप्रैल 2026 को भारत के किस शहर में शून्य उत्सर्जन वाली पहली ई नाव सेवा का विस्तार किया गया है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शून्य उत्सर्जन वाली पहली ई नाव कहाँ पर इसका विस्तार किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए डीजल नाव को पूरी तरह ई नाव में बदला जा रहा है और ये नाव सौर ऊर्जा और लिथियम आयरन बैटरी से संचालित होती रही। तो इस परियोजना का लक्ष्य हरित परिवहन और स्वस्थ गंगा मिशन को भी बढ़ावा देना है। तो वाराणसी विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है और प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ के तहत इस सेवा का विस्तार 27 अप्रैल को किया गया था। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2026 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन मित्र किस देश की सहायता के लिए शुरू किया गया है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन मित्र किस देश की सहायता के लिए शुरू किया गया है? म्यांमार के लिए शुरू किया गया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यह ऑपरेशन म्यांमार में आए भीषण चक्रवात मोर्चा 2.0 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चालू किया गया है। भारत ने राहत सामग्री के रूप में दवाएं, भोजन और पोर्टेबल जनरेटर भी भेजे हुए हैं। भारतीय नौसेना के जहाज INS किरच और INS सुमेधा इस मिशन में तैनात किए गए हैं। भारत की पड़ोसी पहल नीति के तहत यह मानवीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे पहले भी भारत ने तुर्की ऑपरेशन दोस्त और सूडान ऑपरेशन कावेरी में मदद की थी। तो अगर आपसे पूछा ऑपरेशन कावेरी किसके बीच चलाया गया, तो सूडान, ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की के बीच, और ऑपरेशन मित्र तो म्यांमार के बीच चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 27 अप्रैल 2026 को घोषित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस महिला खिलाड़ी को ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको डबल टिक लगा लो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो झेंग किनबेन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। झेंग किनबेन यह पुरस्कार जीतने वाली पहली चीनी टेनिस खिलाड़ी बनी है। उन्होंने 2025-26 के सत्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच करके इतिहास रचा था। यह पुरस्कार खेल जगत में उभरते हुए सितारों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए भी जाना जाता है। लॉरियस अवार्ड को खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पुरस्कार समारोह का आयोजन इस वर्ष मैड्रिड स्पेन में किया जा रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की करंट अफेयर। कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल PSP परीक्षा हमारी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।